हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखो, आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 पेपर का 13 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि जो लेवल था क्वेश्चन का वो काफी अच्छा मेंटेन किया गया था। इसमें भी काफी अच्छा लेवल मेंटेन किया गया है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे, जो इस बार भी क्वेश्चंस पेपर में रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते और अपना सीधा पेपर सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी चीज समझेंगे कि हमारा जो अभी लेवल है वो कितना सही है, हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि इफ एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। देखो, मैंने परसेंटेज अभी लेटेस्ट ही अभी कंप्लीट करा है कुछ टाइम पहले, और वहां पर इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं कि अगर किसी फिगर की कुछ लेंथ इंक्रीज कर दी जाए या फिर डिक्रीज कर दी जाए तो उससे उसका एरिया में, वॉल्यूम में, ठीक है, बाकी और प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो हम कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया था, अगर हम क्यूब, ठीक है, अगर हम उसकी लेंथ को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स 10 से हम कितना कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं साइड को। ठीक है, तो इसका हमें बताना क्या है, इट्स सरफेस एरिया। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है कि वो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो एरिया होता है यहाँ पर वो कितना होता है, 6 स्क्वायर होता है। वैसे तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म को हम कंसिडर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहे तो देखो, साइड अगर मैं 10 कंसिडर करूंगा, पहले साइड क्या थी, 10 थी पहले, और ये बाद में हमने जब इंक्रीज कर दिया है तो ये इंक्रीज्ड जो लेंथ हमारी बन गई है वो। तो जब हमने 10 है हमारी, तो एरिया कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 और इंटू 6, तो ये 600 होगा। लेकिन जब हमने कितना कर दिया है, हमने 11 कर दिया है, साइड को 10% इंक्रीज कर दिया, तो अब एरिया कितना हो जाएगा, 121 मल्टीप्लाई बाय 6। देखो, यहाँ 6 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी है। जब हम डिफरेंस लेंगे और डिवाइड करेंगे तो 6 हमारा वैसे भी कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो एरिया में या फिर वॉल्यूम में जिस भी फॉर्मूला के लिए हमें चेंजेस देखने हैं, उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे पाई आर स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा सर्किल के एरिया में। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरह के, मतलब हमें ये जो कांस्टेंट टर्म देखने को मिलेगी, हम इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, 21 इंक्रीज हुआ, कितने पर, 100 पर। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 21% हो गया। और यही मेरा फाइनल आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम पूछा होता तो ए क्यूब निकाल लेते। ठीक है, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ से इस तरह से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स 24, 45, ए 35, 59, 83, 46, बी 29, 74। 10 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, यहाँ पे लैंग्वेज है ना, वो बहुत जरूरी है। क्या, आर सीरियली नंबर्ड एज दे अपीयर इन द सीक्वेंस व्हेन ईच नंबर इज एडेड टू इट्स सीरियल नंबर। कि हमने हर नंबर में उसका सीरियल नंबर ऐड किया है। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 ऐड किया, ये 2 पर है तो 2 ऐड किया, ये 3 पर है तो 3 ऐड किया, ये 4 पर है तो 4 ऐड किया। इस तरह से 5 6 7 8 9 और 10 नंबर्स में हमने इस तरह से 10 ऐड कर दिया। तो जो नंबर बनेंगे, देखो 24 प्लस 1 25 बनेगा, 45 प्लस 2 47 बनेगा। इस तरह से जब ऐड करने के बाद जो नंबर बन रहे हैं, उनका एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, इन 10 नंबर्स का एवरेज 55 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो अगर एवरेज 55 है तो मुझे यहां से इन टोटल का सम तो मिल गया। 10 नंबर से एवरेज 55 है, तो जो टोटल सम होगा नंबर्स का वो 550 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जो मिसिंग नंबर है ए बी, उनका एवरेज बताओ क्या होगा, औसत बताना है। तो उसके लिए मुझे ए प्लस बी पता होना चाहिए, तो मैं इन सब नंबर को ऐड करूंगा। अब देखो, जब इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 ये सब भी ऐड होंगे। तो यहाँ इन्हें तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ कि नेचुरली, और ये हमारे पास कंजिक्यूटिव नंबर है, तो इनका जो सम होगा वो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा। तो ये 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये 55 आया। तो इन नंबर्स का सम प्लस 55 इज इक्वल टू 550 है। तो ये 55 अगर मैं हटा दूं, जितना हमने इंक्रीज किया है, तो ये 55 अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये 495 आएगा। अब मुझे ये जो 495 मिल गया वो कैसे मिला होगा, जो मेरे पास एक्चुअल में जो नंबर दिए गए थे उनका सम
24 45 इन सबको ऐड करने से 495 मुझे मिल रहा होगा। अब मैं इनका सम कर देता हूँ, 9 4 13 और 6 19 और 3 22 और 9 31 और 5 36 और 5 41 और 4 45, तो 4 कैरी आएगा मेरे पास। तो 4 2 6 10 13 18 18 26 और 4 30 32 और 7 39, तो ये 395 मेरे पास आया। प्लस में a प्लस b और इनका सम जो हो रहा होगा वो 495 हो रहा होगा। तो a प्लस बी मुझे यहाँ से 100 मिल गया और मुझे एवरेज बताना है, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 50 मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया क्वेश्चन को, क्या कहकर कि हमने उस नंबर में उसका जो सीरियल नंबर आ रहा है, जब इन्हें सीरियल नंबर से अरेंज किया गया, ठीक है, सभी को एक एक पोजीशन दे दी और उस सीरियल नंबर को अब इन नंबर में ऐड कर दिया गया। तो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ से अपना 50 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A sphere is placed in a cube so that it touches all the faces of the cube. देखो पेपर में जरूरी नहीं है कि आप पूरे 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लग रहा है, तो हम उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन के बजाय हम उसमें 1.5 से 2 मिनट अगर अपने लगा देंगे, ज्यादा लगा देते हैं उससे, ठीक है, 1.5 मिनट तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है अगर हम कर देते हैं, तो जिन बच्चों का मैथ ही स्ट्रॉन्ग है, तो 1.5 से 2 मिनट अगर हम वेस्ट कर दें, उससे ज्यादा टाइम अगर लग रहा है तो हम उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम 5 से 10 क्वेश्चन अपने जीके के कर सकते हैं, जीएस वाले पोर्शन के, ठीक है। तो वो चीज वहां बैलेंस हो जाएगी और एक क्वेश्चन के लिए हम इतना टाइम वेस्ट कर लेंगे उस चीज में, क्लियर है। और उससे फिर प्रेशर बनेगा, आगे के क्वेश्चंस करने में भी हमें फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो अ स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ क्यूब सो दैट इट टचेस ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। देखो इस तरह से क्या बोला है कि स्फीयर जो है ना वो क्यूब के अंदर डाला गया है, गोले को घन के अंदर डाल दिया गया है, और इस तरह से डाला गया है कि मान लो ये क्यूब है तो वो सारी फेसेस को टच करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक गोला डालता हूँ, तो स्फीयर तो नहीं डालेगा मुझसे, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह से डाला गया होगा, कि जब उसको डाला गया है ना ऐसे, तो वो इस वाले सरफेस को भी टच कर रहा है, इस वाले सरफेस को भी टच कर रहा है, नीचे से भी टच कर रहा है और साइड से भी टच कर रहा है, और ये फ्रंट से भी टच करेगा, इधर से इस वाले सरफेस को भी, इस वाले को। यहाँ से सिर्फ चीज समझने की ये क्या है कि जब इन दोनों सरफेस को टच कर रहा है तो इसका जो डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा? जो ये क्यूब है उसकी साइड के। तो क्यूब की साइड हम बोल देते हैं x, क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी लिया गया है। तो d, तो ये 2r कितना होगा x, और यहाँ से जो रेडियस आएगी वो x/2 आ जाएगी। बस यहाँ मुझे सिर्फ इतना ही काम था कि रेडियस मेरी क्या होगी, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द क्यूब होगी, ठीक है। अब इस फिगर को भी हटा देते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया। अब आगे उसने क्या बोला है, मैं इसे एक साइड में लिख देता हूँ कि r इज इक्वल टू x/2, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, if a is the ratio of the volume of the cube, तो volume of the cube to the volume of the sphere, a हमें क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जो कि होगा, हमने साइड x अगर ली है तो x क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो कि होता है 4/3 पाई r स्क्वायर, r क्यूब, और r यहाँ पर क्या है x/2, तो x/2 का क्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड b इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब देखो यहाँ पर पहले क्यूब का था, अब यहाँ पर स्फीयर का दिया हुआ है, टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। b हमें क्या मिल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द, तो ये होगा 4 पाई r स्क्वायर, और r को हम क्या लिख सकते हैं, x/2 का स्क्वायर, डिवाइड बाय किसके साथ है, क्यूब के सरफेस एरिया के साथ है, जो कि होता है 6a स्क्वायर। क्लियर है, हमें a और b दोनों मिल गए। वो कह रहा है कि वैल्यू बतानी है किसकी, ए बी की। ए बी की वैल्यू हम बता देते हैं, ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x³ बाय 4/3 पाई x/2 का होल क्यूब इज मल्टीप्लाई बाय 4 पाई x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6x। तो यहाँ पर देखो x पाई 4 पाई से तो 4 पाई काटते हैं, ये 3 2 6 होगा, ठीक है। x³ से x² गया, एक x बचेगा लेकिन, ठीक है। x/2 के स्क्वायर से x/2 का क्यूब जब काटेंगे तो क्यूब बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आपस में कट गई है, तो ए बी कितना आ गया है, 1 आ गया। तो अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा, तीनों ही क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर भी क्या थर्ड कर दे, नहीं यहाँ पर थर्ड ऐसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं पहले करना क्या है। एन ऑयल मर्चेंट वांट्स टू मेक अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2100 rupees by selling 50 liters of oil he purchased at 236 per liter। क्या कह रहा है कि एक ऑयल मर्चेंट है, वो क्या चाहता है कि वो 2100 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है मिनिमम। ठीक है, 50 लीटर ऑयल वो खरीदता है 236 रुपए पर लीटर में। ठीक है, 50 लीटर ऑयल उसने खरीदा 236 रुपए पर लीटर में। ठीक है, 2100 रुपए का उसे प्रॉफिट कमाना है। फॉर दिस ही एड्स अ फ्यू लीटर्स ऑफ डुप्लीकेट ऑयल हुज कॉस्ट प्राइस इज 180। और कुछ ऑयल वो ऐसा भी खरीदता है उसमें मिलाने के लिए 180 रुपीज का। ठीक है, अब देखो जब, और वो कह रहा है कि इन सबको वो बेच देता है 250 पर लीटर में। ठीक है, 236 में लिया, 250 में बेचा, तो यहाँ पर वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 14 का प्रॉफिट कमा रहा है। और 14 का प्रॉफिट वो हर लीटर पे कमा रहा है, तो 50 लीटर पे कितने का कमा लेगा, 50 से मल्टीप्लाई किया 700, तो 700 रुपए का प्रॉफिट तो इसने 50 लीटर इस 236 रुपए लीटर वाले पर ही कमा लिया 2100 रुपए में से। तो अब उसे और प्रॉफिट कितने का कमाना है, 1400 रुपए का। ये 1400 रुपए का प्रॉफिट वो कहां से कमा रहा होगा, इस डुप्लीकेट ऑयल से, 180 रुपए लीटर वाले से। अब वो 180 रुपए लीटर में ऑयल को खरीद कर 250 में अगर बेच रहा है, तो यहां से वो 70 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा होगा हर लीटर पे, पर लीटर पे। तो 70 रुपए का प्रॉफिट हर लीटर पे मिल रहा है, लेकिन वो 1400 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो ऐसा उसे कितना लीटर पेट्रोल मिलाना पड़ेगा, 20 लीटर पेट्रोल मिलाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो जाकर 70 रुपए हर लीटर पे मिल रहे हैं। तो टोटल वो 1400 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो मैं 20 लीटर ये डुप्लीकेट ऑयल मिला दूंगा, मैं नहीं मिलाऊंगा, मतलब ये ऑयल मर्चेंट मिलाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो उसे हो रहा है, मैं क्यों मिलाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस एच एंड ओ, मान लेते हैं होम एंड ऑफिस के बीच का ये डिस्टेंस हमें दिया गया है, ये एच पॉइंट से ऑफिस का जो ये डिस्टेंस है वो डी यूनिट दिया गया है। द एवरेज स्पीड दैट गेट्स अ पर्सन फ्रॉम होम टू ऑफिस इन अ स्टिपुलेटेड टाइम इज एस यूनिट। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर वो एस स्पीड से चलता है तो वो टी टाइम पे ऑफिस पहुंच भी जाता है। ठीक है, अगर वो इस एवरेज स्पीड को मेंटेन करता है तो वो टी टाइम में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्लियर है। ही टेक्स 20 मिनट्स मोर टाइम देन यूजुअल इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। और अगर वो सेम डिस्टेंस को 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे 44 मिनट्स पहले, मतलब जल्दी पहुंच जाता है, वो कम लगते हैं। तो हमें बताना है सम ऑफ द डिस्टेंस एंड द स्पीड। तो मुझे डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा और स्पीड भी निकालना पड़ेगा। और ये एस है क्या, ये वाली स्पीड जिससे वो टाइम पर पहुंच जाए। अब देखो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास मिक्स है। पहला तो ये कि मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कैसे, यहाँ पर दो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर किया गया है। क्या, दो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, हमने लास्ट ईयर का जब अभी पेपर किया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें भी इस चीज को समझा था कि हम अगर दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें, उनके डिफरेंस से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ वो 20 मिनट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और यहाँ वो 40 मिनट पहले पहुंच रहा है, 44 मिनट। तो डिफरेंस कितने का आ रहा होगा, 64 मिनट्स का आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। और मिनट्स में तो मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो 60 से 60, 15 5 जा, ये मेरे पास आ जाएगा 500 का 20, 500 का 30 और 2 32, तो 320 किलोमीटर ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कब अप्लाई करेंगे, जब सेम ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है, ठीक है, और उनमें कुछ टाइम का डिफरेंस भी हमें दिया गया है। क्लियर है। तो ये 320 किलोमीटर अपने पास डिस्टेंस आए। हमें स्पीड भी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड का सम ही हमें बताना है। अब क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर एक और डेटा ये भी दिया गया है कि अगर वो 60 की स्पीड से 320 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे यूजुअल टाइम से 20 मिनट्स ज्यादा लगते हैं। यूजुअल टाइम मतलब टी, उससे 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो 320 का डिस्टेंस और 60 से अगर ट्रेवल करेगा तो 6 पंजे 30 और ये 2/6 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये 20 मिनट। तो 5 घंटे 20 मिनट का टाइम उसे लग रहा होगा। कब, जब वो 320 का डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा।
अब ये तो वो डिस्टेंस है जो वो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। ये कौन सा डिस्टेंस है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर वो इसे ऐसी स्पीड से चलता तो उसे यूजुअल टाइम पर पहुंचा देता। तो यूजुअल टाइम तो इससे 20 मिनट कम का है, तो 20 मिनट इसमें से हटाया तो वो 5 घंटे में पहुंच रहा होगा। 5 घंटे में 320 का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा होगा। तो ये मेरी स्पीड होगी कि नहीं, जो मुझे चाहिए। तो ये निकाल लेते हैं, 5 6 30, 500 का 20, तो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा होगा। तो वो जाकर यूजुअल टाइम पर पहुंच रहा होगा 5 घंटे में। ठीक है, हमें बताना क्या है, डी और एस दोनों ही चीजें हमें मिल गई है। डी 320 है, एस 64 है, तो 384 हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। अगेन थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या, अ पर्सन मार्क्स हिज 40 आइटम्स एट 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कि किसी आइटम की कॉस्ट अगर 5 रुपीज है, इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूं तो 1/5, तो अगर 5 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो उसमें 1 का इंक्रीज करके उसे मार्क कर देता है। ठीक है, ही सेल्स 10 आइटम्स, टोटल कितना आइटम है, 40 आइटम्स है। 10 आइटम्स वो बेच देता है 10% डिस्काउंट पे। अब देखो 6 का 10% क्या होगा, 0.6, तो वो कितने पे बेच रहा होगा, 5.4 में। कितने आइटम, 10 आइटम, तो कितने में बेचे होंगे, 54 रुपए में। और जो बाकी के 20 आइटम है वो 15% डिस्काउंट में बेच देता है। तो 15% कितना होगा, 0.9, तो कितने में बेच रहा होगा, 5.1 में। कितने आइटम, 20 आइटम, तो कितने में बेचे होंगे, 102 रुपीज में। तो इस तरह से उसने 30 आइटम तो कितने रुपए में बेच दिए होंगे, 156 रुपए में बेच दिए होंगे, 156 रुपीज में। क्लियर है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट ही कैन ऑफर ऑन द रिमेनिंग आइटम्स इफ ही स्टिल गेट्स सम प्रॉफिट। वो ये कह रहा है कि वो जो बाकी के 10 आइटम्स बचे हैं, क्योंकि 30 तो वो लगा चुका है ठिकाने। ठीक है, 10 पहले बेचे, 20 फिर बाद में बेचे 15% डिस्काउंट में। अब वो कह रहा है कि बचे हुए 10 पर मैं कितने का डिस्काउंट दे दूं। ठीक है, 40 में से जो बचा हुआ 10 है उस पर मैं कितने का डिस्काउंट दे दूं कि उसे कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। तो देखो, अगर वो 5 की कॉस्ट प्राइस से उसने 40 आइटम खरीदे होंगे तो 200 रुपए में खरीदे होंगे। 200 में से 156 तो वो कमा चुका है 30 आइटम बेचकर। तो अब उसे 44 रुपए में 10 आइटम बेचने हैं, तो उसे कोई लॉस नहीं होगा। देखो, मुझे यहाँ पर तो ये बताना है कि कितना वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है। अगर मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है तो जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम प्रॉफिट के लिए मैं पहले तो वो कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि जहां पर उसे लॉस ना हो। ठीक है, तो अगर वो 10 आइटम को, जो बचे हुए 10 आइटम है उनको वो 44 रुपए में बेच देता है तो उसे कोई लॉस नहीं होगा। 200 रुपए इन्वेस्ट किया था, 200 ही कमा लेगा। इसका मतलब वो हर आइटम को कितने में बेच रहा होगा, एक आइटम को कितने में बेच रहा होगा, 4.4 में। जो कि 6 रुपए का मार्क किया था और 4.4 में बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 1.6 का डिस्काउंट दे दिया 6 पर। परसेंट में निकाल लेते हैं, तो एक तो यहाँ से 0 गया, और ये 3 और ये 5, और 16 5 जा 80 डिवाइड बाय 3, तो ये 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, और ये 2/3%। तो उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया होगा, 26, 2/3% का उसने डिस्काउंट दे दिया होगा। लेकिन ये डिस्काउंट तो वो है जब उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। हमें तो प्रॉफिट चाहिए, तो इस डिस्काउंट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब 26% से ज्यादा, मतलब 26 2/3% से ज्यादा का डिस्काउंट तो वो नहीं दे सकता है, लॉस होने लग जाएगा। तो देखो, ये 28% तो गलत होगा। ठीक है, क्या 25% का उसने बोला है मैक्सिमम डिस्काउंट, तो ये 21 भी वैलिड है, 26 भी वैलिड है, 25 भी वैलिड है, क्योंकि इससे कम में तो वो कितना भी दे सकता है। इससे तो कम डिस्काउंट में कितने में भी दे सकता है। तो मैक्सिमम हमें डिस्काउंट बताना है, तो 26% मेरा फाइनल आंसर हो। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन पर नहीं, क्वेश्चन पर। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ए किसी टाइम में काम को कर लेता है। बी टेक्स 45% मोर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। बी को ए से 45% टाइम ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या है, 45 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ रेशियो में, तो 9/20 होगा। तो कह रहा है कि अगर बी को
9 टाइम ज्यादा लगता है, मतलब 45% ज्यादा लग रहा है। तो अगर ए 20 दिन में काम को कर रहा होगा तो ए बी को 29 डेज लग रहे होंगे, क्योंकि बी को 45% ज्यादा लगता है। तो अगर ए 20 दिन ले रहा होगा किसी काम को करने में, तो बी 29 दिन ले रहा होगा। यहां से हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए की 29 रही होगी और बी की 20 रही होगी। इनका अपोजिट कर देते हैं, डेज नंबर ऑफ डेज से नंबर ऑफ टाइम से जितना उन्हें टाइम लग रहा है उसका अपोजिट ही एफिशिएंसी होगा। इसे निकाल भी सकते हैं, डिटेल में समझेंगे जब हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अभी फिलहाल ये मान लो कि इनका जो टोटल वर्क होगा वो हम इनका मल्टीपल ले लेते हैं। ठीक है, और फिर डिवाइड करेंगे तो ये 29 और ये 20 इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दे वर्कड टुगेदर फॉर 58 डेज, कि इन दोनों ने साथ काम किया तो दोनों की साथ एफिशिएंसी कितनी हो गई, 49 एफिशिएंसी से उन्होंने 58 डेज वर्क किया। एंड द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय बी अलोन इन 29 डेज। अभी भी काम तो कंप्लीट हुआ नहीं है, बाकी का काम किसने किया है, बी ने किया है। किस एफिशिएंसी से, क्योंकि बी की एफिशिएंसी तो 20 है। कितने दिन तक किया है, 29 डेज तक। ये मेरा टोटल वर्क निकल कर आया कि पहले तो उन्होंने दोनों ने कंबाइन मिलकर 58 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम किया 29 दिन तक। अब हमसे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कुड ए हैव कंप्लीटेड द वर्क हैड ही वर्कड अलोन। अगर उसने अकेले काम किया होता ए ने तो कितने दिन में काम को समाप्त कर देता। तो देखो ये टोटल वर्क है, ये ए की एफिशिएंसी है, सॉरी 29, एफिशिएंसी तो 29 है। तो देखो 29 से डिवाइड कर, 29 वन जा 29 से टू टाइम्स गया, प्लस है ना यहाँ पर, तो दोनों टर्म्स डिवाइड करना पड़ेंगे, या फिर यहाँ से 29 कॉमन भी ले सकते हैं तब भी काट देंगे। तो देखो 49 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 98 प्लस में 20, तो ये आएगा 118 डेज। ठीक है, तो ये अपने पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो। क्लियर है, समझ में आ गया। पहले हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाली, फिर हमने टोटल वर्क निकाला, क्योंकि ए को करना था तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। और टोटल वर्क को जब एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज ही आएगा, टाइम ही आएगा, कितने टाइम में वो काम कंप्लीट हुआ है। अगर मैं टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एफिशिएंसी आएगी। यहाँ पर मैंने इसी तरह से एफिशिएंसी मानी थी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो कह रहा है कि 4000 इज गिवन एट अ 5% पर एनम फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन समझते हैं। वो कह रहा है हाफ ईयरली। अब देखो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, देखो पूरा अगर मैं इंटरेस्ट लगाता ईयरली बेस्ड, यहाँ पे हाफ ईयरली लग रहा है तो वो पूरे 12 महीने के लिए इंटरेस्ट लगता। लेकिन यहाँ हाफ ईयरली है तो जो इंटरेस्ट रेट हमने लगाई है पर एनम की, देखो ये इंटरेस्ट रेट तो एनम की है, ये तो 12 महीने की है, वो कैलकुलेट कर रहा है आधे आधे साल में, मतलब 6 महीने में। तो ये जो रेट होगी वो भी आधी हो जाएगी। तो पहले 6 महीने 2.5, अगले 6 महीने 2.5। इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ पर जो अमाउंट बना ना उस पर 2.5% इंटरेस्ट अगले 6 महीने और बढ़ेगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो यहाँ नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फर्क तो पड़ेगा चीजों में, इसलिए उसने किया भी है ऐसा। तो हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट रेट हमने क्या कर दी, हाफ। अगर यही क्वार्टरली होता तो इंटरेस्ट रेट को हम क्या कर देते, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते। तो ये समझ में आया कि हम रेट डिवाइड क्यों करते हैं। तो यहाँ पर 4000 पर हमने 2.5% से इंटरेस्ट लगाया है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, तो 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा होगा फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में भी कितने का मिल रहा होगा, 100। लेकिन इस 100 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा हमें 2.5%, जो कि होगा 2.5 ही। 100 का 2.5% निकालना इजी। तो टोटल कितना हो गया, 202.5। टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, 202.5। यहां तक तो ये क्वेश्चन इतना हमें समझ में आ गया कि यहाँ से जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा होगा। बाद में वो ये कह रहा है कि 2000 रुपए और इंटरेस्ट पर दिए गए, अब 40% पर एनम की रेट से दिए गए, लेकिन इस बार वो क्वार्टरली कर रहा है। दिया 1 साल के लिए, क्वार्टरली है तो रेट 4 से डिवाइड कर देंगे, अभी समझाया इस चीज को। तो जो इंटरेस्ट रेट बन जाएगी वो 10% बन जाएगी। लेकिन अब 1 साल 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो देखो इसका 4 साल के लिए, अगर हम ऐसा बोल दें 4 साल के लिए इसको, या 4 टाइम अगर यही रेट लगता रहेगा, तो ये एक्चुअल रेट कितना निकल कर आएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 40% आता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कुछ बढ़ेगा, तो ये निकल कर आता है 46.41%।
ठीक है, ये कैसे निकालते हैं इस चीज को समझेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। वैसे मैं आपको 2 साल के लिए निकाल कर बता सकता हूँ इस चीज को कि अगर 10% है पहले में, दूसरे में भी 10% है, ठीक है, फिर पहले का 10% और हमें मिलता है तो 10 का 10% हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 1। तो ये जो 2 साल के लिए जो लगना चाहिए था 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 21%। इसी तरह से अगर हम 3 साल का निकालेंगे तो 21% प्लस 10%, क्योंकि अब नेक्स्ट में तो 10% लग रहा होगा, फिर इस 21 का 10% और हमें मिलेगा तो 21 का 10% और निकालना पड़ेगा, तो ये आएगा 2.1, ये 31 आया पॉइंट प्लस 2.1, तो ये हो जाएगा 33.1%। तो 10% की रेट से 3 साल में इंटरेस्ट रेट क्या बन जाती है 33.1%। इसी तरह से फोर्थ ईयर का भी निकालेंगे तो ये 46.41 हो जाता है। इसी में आप 10 ऐड करो तो ये 43.1 बना, प्लस में 33.1 का 10% और हम निकालेंगे तो ये 3.31 आएगा, तो 3.31, तो ये आएगा 46.41। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल इस चीज को इतना ही छोड़ते हैं, बाद में इसे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो ये जब 4000 पर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा था 202.5, इस 2000 का हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो इसका निकाल लेते हैं हम। 2000 का 46.41% हमें चाहिए, तो देखो ये 2 जीरो यहाँ गया, 1 जीरो इसको हटा देगा यहाँ पर, तो ये 2.42 जा 8, 6 टू जा 12, 4 टू जा 8 और ये 928.2 रुपीज, और यहाँ पर ये तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, ऐड कर दे दोनों को तो 928.2। तो देखो 7, यहाँ पर 7 तो एक में ही है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 8 टू 10 213 नोट 211, तो ये आ गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट अपना। क्लियर है, ये चीज समझ में आया। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थोड़ा तो टाइम कंज्यूमिंग होते ही हैं देन द अदर क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसे लास्ट में ही किया करो हमेशा। इफ इन द फॉलोइंग फिगर ACB इज 35 डिग्री, देखो ACB इस एंगल को हमें गिवन दिया गया है 135 डिग्री, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 2√2। मान लो यहाँ पर कहीं सेंटर होगा सर्किल का, थोड़ा इधर होगा, तो ये जो रेडियस है हमें दी गई है ये 2√2 है, मैं R मान लेता हूँ फिलहाल। ये कितना दिया गया है 2√2 दिया गया है। क्लियर है। देन द लेंथ ऑफ द कोड AB, हमें AB की कोड बतानी है, ये AB जो है ना इसकी लेंथ हमें बतानी। देखो अगर ये 135 डिग्री है तो ACBD क्या बन रहा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ACBD क्या बन रहा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन रहा होगा। तो अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तभी तो ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो सेंटर पर इसका डबल एंगल बनता है, तो वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारे पास बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। और ये क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे, और वैसे भी ये रेडियस है दोनों ही, तो रेडियस है तो भी ये लेंथ इक्वल होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये लेंथ A है तो ये कितनी होगी √2a होगी। पाइथागोरस अप्लाई करके निकाल सकते हो आप। तो ये A हमें दिया गया है 2√2, तो ये √2 मल्टीप्लाई बाय 2√2 कितना हो जाएगा 4, और यही हमारे पास आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये थ्योरम हम कल भी समझ चुके हैं कि अगर किसी सर्किल पर किसी कोड से कोई एंगल बनाया जाए, मान लो ये है ना, तो वो दो एंगल में बना देता हूँ सेम कोड से तो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन अगर सेम कोड से सेंटर पर एंगल बनाया जाता है तो वो डबल होता है इस एंगल का। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। क्लियर है, ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ द मैन एज टू हिज फादर एज इज 4:5। मैन की और उसके फादर की जो एज का रेशियो है वो 4:5 हमें दिया गया है, एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ हिज सन्स एज इज 6:1। कि अब अगर इस मैन का इसके सन के साथ रेशियो देखा जाएगा तो 6:1 दिया गया। ध्यान रखना ये प्रेजेंट एज का है।
4 years ago these ratios were 11:14। देखो पहले हमें रेशियो दिया गया था मैन और फादर का, तो ये होगा 11:14, और जो फादर और सन का रेशियो हो गया है वो हो गया 11:1। ये कब है? 4 साल पहले। तो देखो ये वाला डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन में। जब ये वाला डिफरेंस इक्वल होगा, यहाँ पर ये डिफरेंस 1 यूनिट है, यहाँ पर ये डिफरेंस 3 है, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 15। अब ये वाला डिस्टेंस भी बराबर होगा, ठीक है, ये 1 यूनिट का डिफरेंस है, जबकि होना कितना चाहिए? 4 साल का। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई है 4, तो ये 12 चौक 48, आदमी की एज क्या होगी प्रेजेंट? 48 ईयर्स होगी, और फादर की जो एज होगी वो 60 ईयर्स होगी। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ग्रैंडफादर टू द ग्रैंडसन 12 ईयर फ्रॉम नाउ, 12 साल बाद। तो हम इनकी 12 साल बाद एज निकाल लेते हैं। तो फादर की एज जो है ग्रैंडफादर की, अगर मैं सन की रिस्पेक्ट में देखूंगा तो सन के फादर तो मैन है, और मैन के फादर ये है, तो सन के तो ग्रैंडफादर हुए। तो ग्रैंडफादर की जो एज है 12 साल बाद कितनी हो जाएगी? 72 ईयर्स हो जाएगी। देखो यहाँ पर इस रेशियो का कोई काम नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को नहीं निकालता तो मैं इस रेशियो से भी इसको निकाल सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिफरेंस है 4 ईयर्स का ही है, लेकिन मैंने यहाँ इस रेशियो को यूज करते हुए निकाल लिया है। तो अब अगर हम देखें, मैन की एज अगर 6 यूनिट है, जबकि है कितनी? 48 ईयर्स, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है? 8। तो यहाँ से मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सन की जो प्रेजेंट एज आई है वो 8 साल आई है, और 12 साल बाद वही एज कितनी हो जाएगी? 20 साल। और हमें इन दोनों की एज का ही रेशियो बताना है, तो ये कर देते हैं, ये 10 होगा, ये 36 होगा, ये 5 होगा, और ये 18 होगा। तो 18:5 हमारे पास क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, गुणोत्तर श्रेणी। हमें पता है गुणोत्तर श्रेणी में अगर ए बी सी 3 टर्म्स हैं, तो ए बी का जो रेशियो होगा वो बी सी के इक्वल होगा, मतलब बी डिवाइड बाई ए इक्वल होगा सी डिवाइड बाई बी के। यहां से हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल होगा ए सी के। ठीक है, इसी चीज को मैं अगर इस वाले जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में यूज करता हूं, तो बी हमारा साइन है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल होगा कोस ए और कोट ए। कोट ए को हम लिख सकते हैं कोस ए बाय साइन ए, तो ये हो गया साइन क्यूब ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर। हमें चाहिए tan 6 माइनस tan स्क्वायर, तो मैं इसको कोस क्यूब ए से डिवाइड कर देता हूं जिससे tan बन जाए। तो ये तो बना tan क्यूब ए इक्वल होगा 1 बाई कोस, तो इसे मैं sec ए लिख सकता हूँ। देखो स्क्वायर से ये तो हट जाएगा, 1 बाई कोस ए बनेगा, और 1 बाई कोस को हम sec ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो मुझे 10 की पावर 6 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर और कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ, या फिर यहाँ पर पुट करने के बाद हम कर सकते हैं। तो ये 10 की पावर 6a बनेगा, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए। 10 की पावर 6a को मैं sec स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन तो यहाँ पर दो ही आ रहे हैं, या तो थर्ड ऑप्शन है या सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखो अगेन ये जियोमेट्री पर क्वेश्चन है, और जियोमेट्री पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है, तो जियोमेट्री वाला पोर्शन आपका क्लियर होना चाहिए, और ये क्लियर हो सकता है अगर आपने 9th 10th की जो क्लासेस हैं वो अच्छे से आपने की हो। जरूरी नहीं 9th 10th में की हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी से 9th और 10th की बुक्स आपने अगर प्रैक्टिस की होंगी, तो सभी थ्योरम्स जो होती हैं वो आपको टिप्स पर होंगी, और उन्हीं पर बेस्ड यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन से पहले एक बार एनसीईआरटी को कंप्लीट किया जाता है ना, वहां पर भी कराया जाता है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी एनसीईआरटी को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। तो इसी तरह से अगर आप एसएससी में भी एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर लें, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आपका जो बेस है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो देखो इन द फॉलोइंग फिगर एट द सेंटर ओ इफ द कोड ए बी सब्सटेंस डबल द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय कोड सी डी। वो कह रहा है कि ए बी पर जो एंगल बना है ना, और जो सी डी ने जो एंगल बनाया है सेंटर पर, तो सी डी के द्वारा जो बनाया गया एंगल है उसका डबल होगा जो ए बी ने बनाया होगा। अगर सी डी ने थीटा एंगल बनाया है तो ए बी ने 2 थीटा एंगल बनाया होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट समझ में आई। आगे हम देखते हैं, एंगल ए ई बी इज डबल है ए ओ बी का। देखो ए ई बी इज डबल द एंगल ऑफ ए ओ बी, तो ए ओ बी तो हमारा 2 थीटा है, तो ये तो कितना होना चाहिए, 4 थीटा होना चाहिए। हाँ, तो देखो हो सकता है, अब यहाँ पर हम क्या चीज कर सकते हैं, अगर एक सर्किल मेरे पास है, एक्सटर्नल पॉइंट से मैं कोई कोड ड्रॉ करता हूँ इस पर, और हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी कोड्स ड्रॉ की जा सकती हैं, 2। तो हमने दोनों कोड्स ड्रॉ की, और इनके मीटिंग पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूँ, एक और थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री हुआ। तो इन दोनों एंगल का सम, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, इनका भी सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 4 थीटा प्लस 2 थीटा का सम कितना होगा, 2 थीटा प्लस 4 थीटा 6 थीटा, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और हमसे पूछा क्या, एंगल सीओडी, और सीओडी कितना था, थीटा ही था, तो थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री मिल गई। और ये सारे ऑप्शन यहाँ पर डिग्री में होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया क्या? बस इस थ्योरम को याद रखना है कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो और उनके मीटिंग पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो सेंटर पर बना एंगल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट पर जो बना एंगल है, इन दोनों का जो सम होता है, अगर ये x है ये y है, तो x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ ट्राइंगल हैज साइड्स 25, 39 एंड 34। देखो ये तो ट्रिपलेट तो बन नहीं रहे, है ना, और बन भी रहा होगा तो याद नहीं होगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। तो इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय 21। तो देखो कि स्क्वायर का एरिया ट्राइंगल के एरिया से 21 ज्यादा है, ठीक है। देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर होता है, तो यहां से ए को तो हम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। देखो अगर ये मुझे ट्रिपलेट पता होता तो मैं इसे इजीली निकाल लेता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ट्रिपलेट नहीं पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए मुझे सेमी पेरीमीटर चाहिएगा, तो इन तीनों को ऐड करके मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो 4 9 5 4 9 9 9 18, तो 18 1 आएगा, ये 3 6 9 और ये 10 108 आया, सॉरी देखो 9 9 18 1 आया कैरी, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये 98/2 आएगा। ये 49 हमारे पास क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। और एरिया हमें पता है क्या होता है, 49 49 माइनस 25 24, 49 माइनस 39 10 और 49 माइनस 34 15। तो देखो ये 49 बाहर निकलेगा 7 जाएगा, ये 5 3 जा 15 होगा, ये 5 2 जा 10 होगा, तो यहाँ से 5 रूट से बाहर निकल जाएगा। ये 8 3 जा 24 होता है, 8 दूनी 16, तो 4 बाहर निकलेगा रूट से और ये 3 बाहर निकल जाएगा। तो 7 पंजे 35, 35 चौका 140 और 420। हमारे पास ये जो ट्राइंगल का एरिया आ गया है ना, वो 420 आ गया। हमें ट्राइंगल का एरिया ही चाहिए था। ये ट्राइंगल का एरिया मैंने 420 पुट किया, प्लस में 21, ये 441 बनेगा। तो ये तो स्क्वायर का एरिया हो गया। 441 क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, अगर साइड स्क्वायर की क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू यहां से सीधा हमें 21 समझ में आ रहा है। तो ये सेकंड ऑप्शन दोबारा से हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एंगल दिए गए हैं, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, हमें बताना है कि ये 4 किस एंगल पर होगा, ठीक है। 4 एंगल हमें दिए गए हैं, इन चारों में से 1 बाय 1 हम पुट कर देंगे। तो पहले 30 डिग्री रखते हैं, 90 डिग्री रखते हैं क्योंकि वैल्यू इजी है। साइन थीटा 1 होता है, कोस थीटा 0 1 0 1 0 1 0, तो 1 प्लस 1 2 2/2, ये 1 आएगा प्लस में 1, तो ये तो 2 आया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 4 आना चाहिए। तो दूसरा एंगल रखते हैं, अब 30 डिग्री रख लेते हैं। अब 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। देखो 45 डिग्री मैं यहाँ पर नहीं रखूंगा, ठीक है, क्योंकि 1/√2 आ रहा है, ठीक है। मैं इसे सबसे लास्ट में रखूंगा, सोल्व करने में काफी दिक्कत होगी। 30 डिग्री हम यहाँ रख सकते हैं, साइन 30 डिग्री 1/2, ये माइनस 1/2 √3/2, सॉरी, ये 1/2 और ये माइनस, ये प्लस में √3/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 का अगर हम एलसीएम ले ले तो 1 + 1, ये 2 माइनस √3/2 बनेगा ऊपर, और सेम ही वैल्यू देखो यहाँ जो बन रहा है ना, 1 मिनट में इसको वापस हटाता हूँ।
देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, प्लस में 1 तो है ही, यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, मतलब यहाँ जो मेरा फ्रैक्शन बनेगा ना उसका उल्टा ही यहाँ बनेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करके सोल्व कर देता हूँ, दूसरा मैं उसका उल्टा कर दूंगा सिर्फ। तो देखो 1 प्लस 1/2 माइनस √3/2, 1 प्लस 1/2 प्लस √3/2। देखो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 तो हट ही जाएगा, तो ये 2 प्लस 1 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 प्लस √3, और 1 तो रहेगा ना, 2 प्लस 1, तो ये 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 3 प्लस √3। इसी तरह से यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 3 माइनस √3। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो जब इसे सोल्व हम करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, और ये -3, तो ये नीचे तो 6 बन जाएगा, और ये ऊपर क्या बनेगा 9 प्लस 3 माइनस 6√3, प्लस में 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 6√3, तो ये 6√3 से तो 6√3 गया, 9 3 12 12 12 24 डिवाइड बाय 6, तो ये 6 4 जा 24, तो ये 4 हमारे पास आ रहा है, मतलब 30 डिग्री हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल से ही वैल्यू पुट करनी है। अगर 30 डिग्री सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं 45 डिग्री को चेक करता पहले, लेकिन 60 डिग्री पुट करता, डिवाइड में 2 रहता है ना। वैसे तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, √2 भी, तो 45 भी डिग्री रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पर आ गए, हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। किसके लिए? यहाँ पर कह रहा है कि इफ 59A44B डिविजिबल बाय 36, ये डिविजिबल है, इंग्लिश में नहीं लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ, डिविजिबल बाय 36 है। क्या? 59A44B को 36 है, तो 36 का मैं फैक्टर कर सकता हूँ 9 4 जा, अगर 36 से डिविजिबल है तो 9 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो देखो 4 से डिविजिबल होने के लिए तो लास्ट की 2 टर्म को 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, 4b को 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तो 4b जब 4 से डिविजिबल होगा तो देखो ये डिजिट तो 4 से डिविजिबल है, तो b भी डिविजिबल होना चाहिए। तो b की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 0 है, 4 है, 8 है, और 1 डिजिट है, तो उसके अलावा तो 12 आ जाएगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो ये b के पॉसिबल वैल्यूज है। अब मैं ए की निकाल लेता हूँ। ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 की डिविजिबिलिटी चेक। तो 9 के लिए तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो 9, ये 5 और 9 कैंसिल आउट हुआ, तो a प्लस b प्लस 4 हमारा डिविजिबल होना चाहिए 9 से, मतलब यहाँ मल्टीपल ऑफ 9 आना चाहिए, 9 का कोई गुणांक आना चाहिए। तो देखो ये अगर मैं 9 बोलूं तो ये तो माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 है, सॉरी b की वैल्यू 0 है, a की ये 4 है, 4 यहाँ पर माइनस होगा, तो a की वैल्यू क्या आई? 5 आई। क्लियर है? अगर b की वैल्यू 4 है, तो 4 4 8 हुआ, 9 माइनस 8 कितना आएगा? a की वैल्यू 1 है। अगर b की वैल्यू मैं 8 कंसिडर करता हूँ, 8 प्लस 4 कितना होगा? 12। अब यहाँ पे माइनस होगा 12, तो ये 9 का मल्टीपल अब मेरे को 18 लेना पड़ेगा, तो a की वैल्यू आएगी 6, सॉरी। तो मुझे a और b का मैक्सिमम मान बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है a प्लस बी की, तो a भी मैक्सिमम लूंगा और b भी मैक्सिमम लूंगा, तभी तो जाकर मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी। तो 8 प्लस 6 कितना होगा? 14। तो ये अपने पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीजें रिवाइज हो रही होंगी, आपने पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं इस चीज को। ठीक है, आगे ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले तो आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बन नहीं रही आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये 3ab तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए तो क्या है? 0.1 है। ठीक है, यहाँ 0.2 है और ये 0.3 है, यहाँ पर तो इनका स्क्वायर है ना, और यहाँ पर ये भी ए का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ तो ये मिसप्रिंट होगा या फिर ये होगा 5 ही। तो चलो इसे ऐसे ही करते हैं। देखो 1 का क्यूब हम करेंगे तो 0.001 आएगा, 2 का करेंगे तो 0.008 आएगा, 3 का करेंगे तो ये 0.027 आएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो 9 9 27 36 होगा, तो ये 0.036 आया। ये तीनों तो सोल्व हो गए, इनको ऐड करते हैं, 7 और 6 13 होगा, 5 भी तो है 38, सॉरी 7 और 6 13 और 5 18 होगा, 1 कैरी गया, 1 2 3 और 4
तो ये 0.48 हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 2 14, तो ये 0.144 आया। प्लस में 36 है, तो ये 36 और 36 तो 072 हो जाएगा, तो 0.072 इसको ऐड किया तो ये आया 6, 7, 4, 11 और 216, 0.216 आया। अब नीचे कर लेते हैं, ये 0.01 बनेगा, ये 0.04 बनेगा, ये 0.09 बनेगा, ठीक है। तो ये ऐड कर लेते हैं अब इसको, 6, 4, 10, 0.1, ये 0.22 बना, 22 और ये 9 ऐड किया तो ये 0.31, 0.35, 0.36, तो ये आया 0.36, ठीक है। और हमें 60 की वैल्यू चाहिए और हमें ए मिल रहा है, ये क्या है ए, हमें 60 चाहिए, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर देखो ये 2 डेसिमल और 1 जीरो को शहीद करना पड़ा, तब जाके 3 हटे, 6 6 जा 36 और इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 36, तो 36 मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाती है क्यूब की, ठीक है। तो पहले आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी नहीं लग रही तो फिर हमें ये नॉर्मली सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको क्यूब करना, डेटा भी बहुत सिंपल है, 1, 2 और 3, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पे पावर क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, हम यहाँ पे मिस कर देते हैं इस चीज़ को, दोनों तरफ यहाँ तो स्क्वायर और क्यूब ही लेकर चलते हैं और उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ a प्लस बी हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ये भी दिया हुआ है और हमसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ से देखो मैं a प्लस बी, ये तो 8 प्लस ए स्क्वायर और बी, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में से मैं क्या ले सकता हूँ, ए बी कॉमन, तो ए बी कॉमन लूंगा तो यहाँ पर भी a प्लस बी बनेगा, और इस ए बी को मैं क्या लिख दूंगा 8, तो यहाँ से 8 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस ए बी, और ये इक्वल है 128 के, तो 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, तो 1 प्लस ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 15। अब देखो एडिशन तो कितना आना चाहिए 8, मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 15, तो 3 और 5 ही ऐसे नंबर हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो ये 7 5 12, तो 152 आंसर होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा निकल गए, और 96 है नहीं क्योंकि 125 है, तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने का है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया भी गया है आकृति माप के अनुसार नहीं है ना, नोट टू स्केल, कि ये फिगर एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन है ऐसा ही कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब देखो कंडीशन चेक करते हैं पहले, इफ इन द फॉलोइंग फिगर डी ए बी वाला एंगल कौन सा होगा ये, ठीक है, और सी बी एंगल कौन सा होगा ये, इनका सम 90 डिग्री है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, बी सी कहाँ पर है ये वाला, और ए डी है ये वाली, देखो दो साइड्स, दो फेजेस इक्वल है, दो साइड इक्वल है ना, ए बी इक्वल है 20 सेंटीमीटर, ये 20 है, और सी डी 10 है, ठीक है। अगर मान के चलो इसे मैं ट्रिपेजियम जैसा बनाता हूँ, इस तरह से अगर मैं इस फिगर को बनाता हूँ, तो जितना भी डेटा दिया हुआ है ना सारा काम आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ट्रिपेजियम है, और अगर ट्रिपेजियम है तो ये 10 होगा। अब ये ए बी सी डी, मैंने कुछ नहीं किया, इस सी को थोड़ा सा पकड़ के इस तरफ ले गया हूँ और ये इसे यहाँ पर ले जाकर मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, और ये बात उसने खुद बोली है कि मैंने जो फिगर बनाकर दिया है ना वो एग्जैक्ट नहीं है, आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो मैंने कुछ नहीं किया, सी को थोड़ा आगे ले गया, ठीक है। तो ए बी सी डी मेरे पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये इक्वल क्या बन गया अपने पास, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया, क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, यहां से मैंने दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये 90 डिग्री है तो इस एंगल को भी 45 डिग्री होना पड़ेगा, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये 10 है तो इसको भी 10 होना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये टोटल 20 थी, ये 10 हो गई है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी इधर, तो 5 5 होगी, तो ये लेंथ भी 5 होगी। अब मैं ट्रिपेजियम का एरिया निकाल सकता हूँ जो कि होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 30 होगा, इंटू हाइट, और हाइट कितनी आई है 5, तो ये 15 5 जा कितना होगा 75, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। बस यहाँ पे इतना हल्का सा चेंज करना था और ये क्वेश्चन ढेर हो जाता, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? sec ही हमें दिया हुआ है और हमें पता है कि sec थीटा होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये बेस की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू √11 है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू भी निकल जाएगी। 11 माइनस 9 होगा, √2 आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, और इससे हम कोसाइक के tan ए साइन और कोटे की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा थोड़ा लेंथी। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज समझ सकते हैं, अगर मान लो मैं 1/x प्लस 1/y को ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, xy और यहाँ पे y प्लस x। ठीक है, मतलब मुझे x प्लस वाई वाली टर्म मिल रही है ऊपर। अगर मैं इस चीज को भी ध्यान से देखूंगा ना तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये कोसेक क्या है, साइन ए का ही तो क्या है, रिवर्स है, अपोजिट है। कोट ए tan का है। ठीक है, तो या तो मैं ऊपर चेंजेस कर सकता हूँ या नीचे चेंजेस कर सकता हूँ। तो देखो कोसेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए को एज इट इज मैंने रखा और नीचे मैंने इसे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए में चेंज कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या, ये कोसेक स्क्वायर है और ये tan स्क्वायर है। अगर आपको ये चीज पता है तो आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मैं तो यहाँ पर क्या करता, नीचे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करता दोनों का और ऊपर इन दोनों को ऐड करता, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, फिर मैं इसको ऊपर भेज देता। तो मैं तो इसे डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर ए लिखता। लेकिन आपको मैं स्टेप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये tan स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और ऊपर हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए है। तो ये तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर ए। क्योंकि ये यहाँ पर 1 अपॉन में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कटा, आया क्या, सेक स्क्वायर ए। सेक ए तो हमें दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 11/9, जो कि है अपना सेकंड ऑप्शन। तो देखो यहाँ से तो ये वैसे बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये वाली चीज याद है तो यहाँ से ये क्वेश्चन सिर्फ इतना रह जाता है। सिर्फ एक स्टेप का ये क्वेश्चन बचता है कि यहाँ से मैंने इसको चेंजेस किया तो मैं यहाँ इसको भी हटाऊं, यहाँ से इस वाले डेटा को मैं सीधा ये लिख सकता हूँ कि ये यहाँ पर जो प्लस में बैठा है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आ रहा हो। ठीक है, इसको आगे के लिए हमेशा याद रखना, जब भी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई को ऐड किया जाता है तो नीचे उसका मल्टीप्लीकेशन और उसका ऊपर एडिशन आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो 9 7 जा होगा तो ये 0.7 मल्टीप्लाई बाय 5 3.5, यहाँ से भी 3.5 प्लस का आ रहा है, यहाँ माइनस का है तो ये तो कट गया, बचा गया 45। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। काफी अच्छे क्वेश्चन आ चुके थे, अब तो इजी क्वेश्चन आना ही था। अब देखो वापस से एक अच्छा क्वेश्चन आया है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमें दिया हुआ है, जो कि है 257 डिवाइड बाय 16। और हमसे पूछा क्या है, देखो ये 18/3 तो है, 8/13 तो है ही। हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³, मतलब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को हमें कन्वर्ट करना है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 में। अब देखो ये सीधे तो हो नहीं सकते, इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, x प्लस 1/x में कन्वर्ट। यहाँ से मुझे पहले x प्लस 1/x पर जाना पड़ेगा और यहाँ से मैं इसे डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो निकाल लेते हैं x प्लस 1/x कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखो मैं दोनों तरफ अगर 2 ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ ये बन जाएगा 16 2 जा 32, और 32 इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 289 डिवाइड बाय 16, और इसका जब स्क्वायर रूट होगा तो ये बनेगा 17/4 x² प्लस 1/x²। अगेन मैंने 2 ऐड किया तो ये तो बना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बना 4 2 जा 8 और 8 प्लस 17 25 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे अंडर रूट इसका किया तो ये 5/2 बना। तो x प्लस 1/x तो हमें मिल गया 5/2। तो x प्लस 1/x हमें पता है, इससे जब हम क्यूब पर जाएंगे तो अगर मान लो ये a है तो ये होता है a³ माइनस 3a, जबकि यहाँ पर a की वैल्यू तो 5/2 है, तो 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 होता है, और माइनस 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 2। इसका एलसीएम लिया तो 8 आया, 125 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा 60, तो ये कितना आएगा,
ये आएगा 65 डिवाइड बाय 8, ठीक है। 95 और 30 65 ही आएगा, 65 डिवाइड बाई 8। अब देखो ये तो अपने पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x³, लेकिन हमें चाहिए इसका वैल्यू, तो ये 65 डिवाइड बाई 8 मैंने किया, तो 13 5 65, 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, तो ये 5 आंसर होगा, ठीक है। और x ग्रेटर है 0 से, ये कंडीशन इसलिए बोला है क्योंकि अगर x 0 हो जाता तो यहाँ डिवाइड में 0 बन जाता, और डिवाइड में 0 पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ से आज हमने 13 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, किस लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर भी था, और एक आधे क्वेश्चन जो होने भी चाहिए वो थोड़े ट्रिकी थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है।